कौन से अलग अलग प्रकार की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप एक सीपी पीड़ित बच्चे में कर सकते हो, आज इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिजियोथेरेपिस्ट मेघना दवे और ये है हेल्थ क्यू चैनल। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज बात कर रहे हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। दोस्तों, आप किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर में चले जाओ, आपके डॉक्टर या आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको घर पे बच्चे की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने की सलाह जरूर देंगे। स्ट्रेचिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सीपी रिहैबिलिटेशन में। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की मदद से ना ही सिर्फ मूवमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्चर होता है, जो टाइटनेस या स्टिफनेस बच्चा आसानी से डेवलप कर लेता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि स्ट्रेचिंग बहुत सारे प्रकार की होती है? मैं ऑलरेडी एक डायनामिक स्ट्रेचिंग पे एक्सरसाइज बना चुकी हूँ, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रेचिंग को अगर हम कोई ऐसे पोजीशन से मिमिक करें जो कोई मूवमेंट को रेप्लिकेट करती हो तो वो डायनामिक स्ट्रेचिंग हो जाती है और उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। डायनामिक स्ट्रेचिंग यूजुअली हम एक्सरसाइज की पहले करते हैं और ना ही सिर्फ सीपी के जनरल एक्सरसाइज रेजीम में भी इसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। और जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसे एज अ कूल डाउन यूज किया जाता है। तो आज मैं आपको पैसिव स्ट्रेचिंग, जो अक्सर आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाते हैं घर पे करने के लिए, उसके अलावा और कौन से प्रकार के स्ट्रेचेस हो सकते हैं, इसकी जानकारी दूंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले शुरू करते हैं पैसिव स्ट्रेचिंग से ही कि पैसिव स्ट्रेचिंग एग्जैक्टली क्या होती है। पैसिव स्ट्रेचिंग का मतलब होता है आप एज एन पेरेंट या फिर कोई फिजियोथेरेपिस्ट बच्चे की जिस भी मसल की स्ट्रेचिंग करनी है, उसके जो आगे का जो लिम्ब का जो एरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें काफ के मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है तो एंकल पे एक हाथ रखते हैं, दूसरा हाथ अराउंड द नी या बिलो द नी रखा जाता है और फिर काफ मसल को स्ट्रेच किया जाता है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है या जो बच्चा है वो खुद से कोई भी तरीके की स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा है। अगर आप कोई भी इंडिविजुअल मसल की स्ट्रेचिंग कर रहे हो और जिसमें पेशेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ आप एज ए केयर गिवर या थेरेपिस्ट अगर स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तब उसे पैसिव स्ट्रेचिंग कहा जाता है। पैसिव स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट हर एक मसल्स की जा सकती है, लेकिन सेरेब्रल पाल्सी केसेस में जहां पे बहुत ज्यादा कॉमन टाइटनेस देखी जाती है, अगर हम पैरों की बात करें तो काफ मसल्स में, इनर थाई मसल्स में, फ्रंट हिप मसल्स में, तो यहाँ पे पैसिव स्ट्रेचिंग की जरूरत पड़ती है। और वही अगर हम हाथों की बात करें तो फोर आर्म मसल्स, फिंगर मसल्स और शोल्डर के मसल्स में स्ट्रेचिंग यूजुअली की जाती है। ये स्ट्रेचिंग अगर हम पैसिवली करते हैं तो पेशेंट में कम थकावट होती है, तो इसकी वजह से पेशेंट का एफर्ट जो है वो हम यूज कर सकते हैं एक्सरसाइजेस में। ये एक डेफिनेट अच्छा बेनिफिट है। साथ ही साथ जो इफेक्टिवनेस है इस स्ट्रेचिंग का, पैसिव स्ट्रेचिंग का, वो ज्यादा होता है क्योंकि आप जज करते हो यहाँ पे कि आपको कितना फोर्स अप्लाई करना है। तो पेशेंट खुद जब करने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा जो आप एज अ पेरेंट या केयर गिवर लगा पाओगे। तो उस हिसाब से पैसिव स्ट्रेचिंग ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम उसके अगर कॉन की बात करें या उसके साइड डाउन साइड की बात करें तो पैसिव स्ट्रेचिंग का जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा देर नहीं रहता है। थोड़ी देर करने के 15-20 मिनट बाद ही आपको उस स्ट्रेच का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता दिखने लगेगा। तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके की स्ट्रेचिंग की, जो है एक्टिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। एक्टिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का मतलब है कि पेशेंट खुद से एक स्ट्रेच को इनिशिएट कर रहा है। एक्टिव स्ट्रेचिंग कोई भी तरीके की ऐसी मूवमेंट जहां पेशेंट खुद से मूवमेंट करता हो, जैसे अगर वो अपने एंकल को अपने आप ऊपर की तरफ खींच रहा है या फिर अगर लंज की कोशिश कर रहा है, यानी पैर को आगे रख के आगे की तरफ झुकने की कोशिश कर रहा है, जिससे या तो काफ मसल या पीछे के साइड के हिप के मसल को स्ट्रेचिंग मिलती है, तब वो एक्टिव स्ट्रेचिंग हो जाती है।
या फिर पेशेंट इनिशिएटेड स्ट्रेचिंग हो जाती है। सेरेब्रल पाल्सी पीड़ित बच्चों में ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है। हर कोई पेशेंट को हम एक्टिव स्ट्रेचिंग नहीं दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है बच्चे के इंडिपेंडेंस लेवल पे। लेकिन अगर हम बेनिफिट की बात करें तो एक्टिव स्ट्रेचिंग की बेनिफिट ये है कि पेशेंट खुद से एक मूवमेंट इनिशिएट कर रहा है तो वो एक लर्निंग कर्व में एडअप हो जाता है, यानी कि ब्रेन उस एक्टिविटी को सीखने लगता है। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस जो मिलते हैं वो बहुत ज्यादा नेचुरल होते हैं, जो इन जनरल बॉडी डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तीसरे स्ट्रेचिंग की अगर हम बात करें तो वो है प्रोलॉन्ग्ड पोजीशनिंग। प्रोलॉन्ग पोजीशनिंग यानी एक ही पोजीशन, जो स्ट्रेच्ड पोजीशन है, उस पोजीशन में पेशेंट को बहुत देर तक के रखना। ये अक्सर ये टेक्निक को बोटॉक्स थेरेपी या फिर अगर बच्चा कोई सर्जरी या सर्जिकल प्रोसीजर कराता है तो उसके बाद प्रोलॉन्ग स्ट्रेच पोजीशन में उस बच्चे को रखा जाता है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग का बेनिफिट ये है कि पेशेंट ना ही केयर गिवर यानी कि थेरेपिस्ट या पेरेंट या ही ना ही सिर्फ बच्चे, दोनों को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने एक पोजीशन में प्लास्टर लगा दिया या बेल्ट लगा दिया तो बेल्ट ही अपने आप स्ट्रेचिंग देने का काम करने लगेगा। तो एफर्ट वाइज दोनों की एनर्जी सेव हो जाती है यहाँ पे। दूसरा, अगर हम बहुत ही लंबे समय तक की कोई भी एक स्ट्रेच देते हैं तो उसके निकालने के बाद उस स्ट्रेच का जो इफेक्ट है वो भी ज्यादा लंबे समय तक के रहता है। तो वो एक दूसरा बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट है पैसिव स्ट्रेचिंग और एक्टिव स्ट्रेचिंग की कंपैरिजन में ये जो इस तरीके की जो स्ट्रेचिंग है इसका इफेक्टिवनेस और ज्यादा है। मतलब जो स्ट्रेच, जो क्वालिटी ऑफ पुल जो मिलता है पोजीशनिंग से, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये है बेनिफिट की बात। अगर हम रॉन्ग या फिर उसके डाउन साइड की बात करते हैं तो बच्चा बहुत रोता है इसमें, क्योंकि ये पेनफुल टेक्निक है, बच्चे को कंफर्टेबल ये बिल्कुल नहीं लगता। और कई पेरेंट्स मुझे ये भी कह चुके हैं कि बच्चे इस पोजीशन में रहते ही नहीं है, वो इतना ज्यादा रोते हैं, इतना ज्यादा तड़पते हैं कि पेरेंट्स को फोर्सफुली वो जो बेल्ट जो पहनाया या जो प्लास्टर लगाया उसको निकाल देना पड़ता है। तो वहां कहीं पे लाइक जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले टाइप के स्ट्रेचिंग की, जो है आइसोटोनिक स्ट्रेचिंग। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम बच्चे के कोई भी एक पैर या हाथ को जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेचिंग करते करते धीरे धीरे जो भी एंड पोजीशन है, मतलब जहां से और आगे आप नहीं जाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हाथ है, ठीक है, और मुझे ये स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा यहाँ पूरे एंड तक के, मतलब वो जितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है वहां तक के लेके जाऊं और उसको उसी पोजीशन में थोड़े से लंबे समय तक के रहने दूं या वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रहने देती हूँ, तब वो हो जाता है आइसोटोनिक स्ट्रेचिंग। आइसोटोनिक स्ट्रेचिंग का बेनिफिट ये है कि कंपेयर टू ये सेम तरीका आप थोड़ा सा बोल सकते हो पैसिव स्ट्रेचिंग का। पैसिव स्ट्रेचिंग और इसमें यही फर्क होता है, वो होता है टाइम का। मतलब इसमें आप थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक के एक स्ट्रेच को मेंटेन करके रखते हो। तो बेनिफिट ये है कि जो पूरा एंड रेंज, मतलब जो रेंज ऑफ मोशन, जो पूरा मूवमेंट हमें चाहिए वो पूरा हमें मिल जाता है। और जब हम उसको ज्यादा देर तक के रखते हैं तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेच हमें मिलता है वो भी थोड़े ज्यादा समय तक के लिए मिलता है। तो वो एक उसका बेनिफिट है। डाउन साइड की अगर बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है ये कंपेयर टू अदर स्ट्रेचेस, और साथ ही साथ थोड़ा सा पेनफुल ये होता है। और ये उन बच्चों में नहीं किया जा सकता जिनमें डिफॉर्मिटी यानी परमानेंट बोन चेंजेस डेवलप हो चुके हैं। और अब बारी आती है आखिरी टाइप की स्ट्रेचिंग की, जिसका नाम है आइसोकाइनेटिक स्ट्रेचिंग। आइसोकाइनेटिक स्ट्रेचिंग का मतलब है एक ही तरीके की फोर्स से कंटिन्यूअसली एक जो जॉइंट या फिर एक जो मसल है उसको उसके पूरे रेंज में मूव किया जाता है। मतलब कोई भी पोजीशन पे पेशेंट रुकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हाथ है, इसकी मुझे अगर आइसोकाइनेटिक स्ट्रेचिंग करनी है तो मैं ऐसे करके यहाँ रुक नहीं जाऊंगी, बल्कि सेम लेवल ऑफ फोर्स से मैं यहाँ ऊपर और फिर सेम लेवल ऑफ फोर्स से नीचे की तरफ मैं मूवमेंट करती रहूंगी। तो ये होती है आइसोकाइनेटिक स्ट्रेचिंग। अभी इसकी ये बेनिफिट है कि इससे आपको ड्यूअल एक्टिविटी हो जाती है कि इससे आप पूरा जो एक्सरसाइज होता है पेशेंट का जो ऊपर नीचे करने वाला, वो प्लस स्ट्रेचिंग दोनों साथ में हो जाता है। इसमें पेशेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि बच्चे को भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका इफेक्टिवनेस है ये भी थोड़ा लंबे समय तक के चलता है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रेच है।
तो compared to passive stretches this is more better. But again अगर हम इसके डाउन साइड की बात करें तो जो बच्चे जो बहुत ज्यादा छोटे हैं या फिर वो बच्चे जिनको डिफॉर्मिटी डेवलप हुई है, जिनके आईक्यू में इश्यू है या जिनकी विजन में इश्यू है, तो वो इस सारी मूवमेंट्स को परसीव नहीं कर पाते, तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें और इसीलिए ये एक्सरसाइज ठीक से नहीं की जा सकती। तो ये उसका डाउन साइड है। बट जैसे मैंने कहा इसका जो गुड साइड है वो ये है कि डेफिनेटली आपको पूरे जॉइंट रेंज में मूवमेंट्स मिलेंगे, फोर्स मिलेगा और पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। तो ये है कुछ तरीके की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो सेरिब्रल पाल्सी केसेस बच्चों में दिए जा सकते हैं। आगे चल के मैं इनके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको देने की कोशिश करूंगी ताकि आप समझ सके, लेकिन कौन से बच्चे के लिए किस तरीके की स्ट्रेचिंग अच्छी है, जरूरी है, ये प्लीज आप लोग मत डिसाइड कीजिए। कोई फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले, उनसे कंसल्ट करें और वो जैसे कहते हैं या वो जिस तरीके की स्ट्रेचिंग को रिकमेंड करते हैं वही करें, क्योंकि इसमें नॉलेज ऑफ द टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, नॉलेज ऑफ मसल टोन, द लेवल ऑफ डिफॉर्मिटी, द लेवल ऑफ मसल टाइटनेस, ये सारी चीजों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपने बच्चे का असेसमेंट करवाए और वो जो थेरेपिस्ट आपको सलाह देते हैं या जो एक्सरसाइज सिखाते हैं उसी को आप फॉलो करें। इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से मैं सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी या डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन की दिक्कत है उनकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।